स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड है, उस प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में आपके 4 चैप्टर है। एक आपका प्रकाश वाला जो हमने पढ़ लिया है, दूसरा आपका श्वसन, तीसरा आपका नाइट्रोजन चक्र और चौथा आपका पादप वृद्धि। और ये हमारा जो लेसन प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में जो पादप वृद्धि है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पादपों के शरीर में जो आयतनात्मक और शुष्क भाग में जो बढ़ोतरी होती है वही कहलाती है आपकी पादप वृद्धि। तो कह सकते हैं पादपों के शरीर में आयतनात्मक व शुष्क भाग में होने वाली वृद्धि को पादप वृद्धि कहते हैं। होने वाली वृद्धि या होने वाली बढ़ोतरी को पादप वृद्धि कहते हैं। पादपों के शरीर में आयतनात्मक व शुष्क भाग में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहती है। क्या कहते हैं बेटा? वृद्धि। अब वृद्धि को यदि देखा जाए तो जैसे निम्न श्रेणी के पादप है बेटा शैवाल, ठीक है। तो शैवालों में जो वृद्धि होती है वो संपूर्ण शरीर में होती है। किसमें होती है? संपूर्ण शरीर में। लेकिन यदि उच्च श्रेणी के पादपों की बात करते हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में वृद्धि कुछ निश्चित कोशिकाओं में, कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है और उनको बोलते हैं विभज्योतक। क्या बोलते हैं उसको? विभज्योतक क्षेत्र। मतलब विभज्योतक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विभज्योतक कोशिकाएं हैं, उन विभज्योतक कोशिकाओं में वृद्धि होती है, जबकि शैवालों में संपूर्ण शरीर में वृद्धि होती है। अब देखिए, विभज्योतक क्षेत्र हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। विभज्योतक जो ऊतक होता है वो 3 प्रकार का होता है, तो हम पहले भी इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लो इसको। विभज्योतक जो ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। कौन सा होता है बेटा? शीर्षस्थ विभज्योतक। ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है वो शीर्ष भाग में वृद्धि को प्रेरित करता है और इस ऊतक के द्वारा संपूर्ण पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। संपूर्ण पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि। एक होता है आपका अंतर्वेशी। अंतर्वेशी जो विभज्योतक ऊतक है वो तने की पर्व संधियों में, ये तो आपका तने का ये पूरा हिस्सा पर्व, ये आपकी पर्व जो इसको ढके रहती है आपकी पर्व, और ये जो हिस्सा है वो है आपकी पर्व संधि। तो तने की जो पर्व संधि होती है, इन पर्व संधियों पर जो वृद्धि को प्रेरित करता है वो जो ऊतक है वो ऊतक कहलाता है आपका अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। जो होता है वो तने की पर्व संधियों में वृद्धि को प्रेरित करता है, इससे तने की लंबाई बढ़ती है। तीसरा जो विभज्योतक ऊतक है वो पार्श्व वाले भाग में पाया जाता है, और तीसरा जो होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक ऊतक। और ये जो पार्श्व विभज्योतक ऊतक होता है वो पार्श्व वाले भाग में पाया जाता है और इसकी वृद्धि से तने की मोटाई बढ़ती है। तने की क्या बढ़ेगी? मोटाई बढ़ेगी। ये जो
पार्श्व जो विद्योतक ऊतक होता है इसकी वृद्धि से तने की मोटाई बढ़ती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार का विद्योतक ऊतक है जिसका हम पहले भी 11वीं क्लास में भी हमने अध्ययन किया था। शीर्ष विद्योतक ऊतक, अंतर्वेशी विद्योतक ऊतक और पार्श्व विद्योतक ऊतक। तो ये आपके तीनों प्रकार के ऊतक हैं। अब देखो अगला चैप्टर अगला है आपका अगला देखो विद्योतक ऊतक जो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा वृद्धि दर। अगला टॉपिक कौन सा है? वृद्धि दर। एक पादप के किसी अंगीय ऊतक में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि दर कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के दौरान पादप के किसी अंग या पादप के किसी ऊतक में जो बढ़ोतरी हो रही है वही कहलाती है वृद्धि दर। एक निश्चित समय काल, एक जो समय है वो एक निश्चित समय अंतराल के दौरान कितनी वृद्धि हो रही है तो वो घटना कहलाती है आपकी वृद्धि। अगर वृद्धि दर को देखा जाए तो वृद्धि दर 2 विधियां है वृद्धि दर की। कितनी विधियां है वृद्धि दर की? 2। कौन कौन सी है? पहली जो वृद्धि है वो है आपकी ज्यामितीय। पहली कौन सी वृद्धि है? दूसरी है अंक गणितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, और दूसरी कौन सी है? अंक गणितीय वृद्धि। अब पहले ज्यामितीय वृद्धि सुनो। इसमें क्या होता है कि ये एक कोशिका है। अब ये कोशिका विभाजित होगी तो इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी बेटा? 2 कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं। अब अगले स्टेज में फिर से ये कोशिका विभाजित होगी तो 2 कोशिका इससे और 2 कोशिका इससे। फिर अगला विभाजित होगी 2 इससे, 2 इससे, 2 कोशिका इससे और 2 कोशिका इससे। इस प्रकार की जो वृद्धि है वो कहलाती है ज्यामितीय वृद्धि। और ज्यामितीय जो वृद्धि होती है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से ज्यामितीय वृद्धि चलती है। प्रत्येक एक निश्चित अंतराल के बाद में कोशिकाओं की संख्या इसमें जो होती है वो दोगुनी होती चली जाती है। 1 दुगुना 2, फिर दुगुना 4, फिर दुगुना 8, दुगुना 16, दुगुना 32 और फिर दुगुना 64। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के हिसाब से इसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय वृद्धि कहलाती है। अब अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है बेटा? जैसे माना ये एक कोशिका है, ये कोशिका विभाजित होगी तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? इनमें से एक जो कोशिका है वो परिपक्व हो जाती है और परिपक्व होकर के आगे विभाजित नहीं होती, केवल एक ही कोशिका आगे विभाजित होती है। फिर इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी बेटा? 2। फिर ये कोशिका कैसी हो जाएगी आपकी? परिपक्व। फिर ये विभाजित होगी, फिर इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2। फिर ये कोशिका कैसी हो जाएगी आपकी? परिपक्व। ये जो कोशिकाएं हैं
ये सारी कोशिकाएं परिपक्व होती चली जाती है और केवल कोशिकाओं की जो संख्या है क्रम 1 इस प्रकार से जो वृद्धि दर होती है वो चलती रहती है। प्रत्येक एक काल के दौरान, प्रत्येक समय के दौरान एक कोशिका की वृद्धि होती है। तो आप दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा कि ज्यामितीय जो वृद्धि होती है इसमें 1 2 4 8 16 32 64 के हिसाब से वृद्धि होती है। अंकगणितीय वृद्धि जो होती है वो जितनी भी कोशिकाएं बनती है उनमें से एक कोशिका तो परिपक्व हो जाती है और केवल एक ही कोशिका आगे विभाजित होकर के और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसमें परिपक्व होती चली जाती है, केवल एक कोशिका की बढ़ोतरी होती है और इसमें कोशिकाओं की संख्या दुगनी होती चली जाती है। तो ये ज्यामितीय विधि और ये आपको कौन सी विधि, अंकगणितीय। ये कंप्लीट आपका वृद्धि दर। आगे देखिए भैया जी कुछ समझ में आ रहा है ना। अब आगे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वृद्धि वक्र। कौन सा है बेटा? वृद्धि वक्र। अगर हम समय के साथ में वृद्धि दर को एक ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये हमारा कहलाता है वृद्धि वक्र। समय के साथ में यदि हम समय के साथ में वृद्धि दर को एक ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये कहलाता है हमारा वृद्धि वक्र। इधर तो हम ले लेते हैं बेटा वृद्धि दर और इस साइड ले लेते हैं हम क्या? समय। एक तरफ वृद्धि दर और एक तरफ क्या ले लिया आपने? समय। अब वृद्धि दर और समय के बीच में जो ग्राफ है वो कहलाता है आपका वृद्धि वक्र। वृद्धि वक्र जो प्राप्त होता है वो एस आकृति का प्राप्त होता है। तो एस आकृति, कौन सी आकृति? एस आकृति। और इसी को बोलते सिग्मोइड वक्र। क्या नाम दिया बेटा? सिग्मोइड वक्र। एस आकृति का कैसे होगा प्राप्त? जरा देखिए इधर, ये एस बनाते ना हम, एस बिल्कुल एस आकृति का सा प्राप्त होता है। अब यदि इस पूरे सिग्मोइड वक्र की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा है। यहां तक ये तो हो गई आपकी मंद वृद्धि काल। कौन सा वृद्धि काल है? मंद वृद्धि काल। यहां से यहां तक हो गया आपका, यहां तक ये हो गया आपका तीव्र, ये कह सकते हैं अधिकतम वृद्धि काल। कौन सा हो गया बेटा? अधिकतम वृद्धि काल। ये आपका न्यूनतम वृद्धि काल, न्यूनतम वृद्धि काल या वृद्धि दर। और लास्ट हो गई स्थिर वृद्धि दर या स्थिर वृद्धि काल। कुछ समझ में आया? वृद्धि वक्र को देखा जाए एस आकृति का प्राप्त होता है मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, न्यूनतम वृद्धि काल और स्थिर वृद्धि काल। 4 प्रकार के इसमें मतलब भाग होते हैं एस आकृति की जो वृद्धि वक्र होता है उसमें। मंद वृद्धि काल का मतलब है कि प्रारंभ में कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो धीमी गति से होती है, मंद गति से होती है एक निश्चित काल के दौरान। उसके बाद मंद गति के बाद में फिर कोशिकाओं में तीव्र गति से वृद्धि होती है, अधिकतम तीव्र गति से वृद्धि होती है। और तीव्र गति से वृद्धि होने के बाद फिर धीरे धीरे कोशिकाएं परिपक्व होने लग जाती है और परिपक्व होने के बाद उन कोशिकाओं में जो वृद्धि है वो न्यूनतम हो जाती है। और जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो एंड में चल करके वृद्धि कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती। तो सिग्मोइड वक्र का मतलब है एस आकृति का। तो एस आकृति का जो वक्र होता है इससे आपको पता चल रहा है कि शुरू में मंद गति से, उसके बाद एकदम तीव्र गति से, फिर न्यूनतम गति से और लास्ट में कैसी वृद्धि हो जाती है? स्थिर वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो वृद्धि वक्र प्राप्त होता है
वो ऐसा आकृति का प्राप्त होता है जिसको सिग्मोइड वक्र कहते हैं, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, न्यूनतम वृद्धि काल और स्थिर वृद्धि काल। आगे बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है। अब बेटा बात करते हैं हम वृद्धि मापन की। किसकी बात करेंगे? वृद्धि मापन। देखिए इधर, किसकी बात करते हैं? वृद्धि मापन। अगर हम वृद्धि मापन की बात करें तो वृद्धि का जो मापन है वो निम्न रूपों में किया जाता है। तो हम यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, वृद्धि के मापन के रूप। किन किन रूपों में हम वृद्धि मापन कर सकते हैं? पहला है कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या से हम वृद्धि मापन कर सकते हैं। अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई तो समझो उस पात्र पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हम लंबाई से भी कर सकते हैं बेटा, अंग हो या ऊतक हो। अगर अंग या ऊतक की कोई लंबाई है तो लंबाई को आधार मानते हुए भी हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। तीसरा बेटा शुष्क भार। शुष्क भार को आधार मानते हुए हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। वृद्धि का क्या कर सकते हैं? मापन। तो शुष्क भार के हिसाब से भी हम वृद्धि को माप सकते हैं। कोशिकाओं की संख्या के हिसाब से अगर संख्या बढ़ गई तो वृद्धि बढ़ेगी, संख्या घट गई तो वृद्धि घटेगी। और अंग या ऊतक की लंबाई के आधार पर भी हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। अब यदि वृद्धि मापन की जो विधियां देखी जाए तो वृद्धि मापन की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बेटा? 2 विधियां। वृद्धि मापन की कितनी विधियां हैं? 2। कौन कौन सी है? एक है सरल रेखीय विधि, सरल रेखीय विधि, और दूसरी जो है वो है आपकी चाप वृद्धि मापी। चाप वृद्धि मापी, ये तो बहुत आसान है। सरल रेखीय विधि में कुछ नहीं करते, एक स्केल लेते, स्केल से पहले पौधे की एक लंबाई माप लो, ठीक है, नाप लिया। फिर एक निश्चित समांतराल के बाद में 2 दिन में या 3 दिन में या 5 दिन में फिर दोबारा से उसी स्केल से पौधे की लंबाई मापो। तो उन 3 दिन में या 4 दिन में कितनी बढ़ोतरी हुई पौधे की लंबाई, वही आपकी कहलाती है वृद्धि दर। मतलब उस एक निश्चित समय अंतराल के दौरान पौधे की लंबाई में निश्चित समय अंतराल के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई है, वही उसकी वृद्धि दर कहलाती है। फिर दोबारा से फिर आप माप सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि वृद्धि दर बढ़ रही है या वृद्धि दर घट रही है एक निश्चित समय अंतराल के दौरान। तो केवल स्केल की सहायता से ही हम माप सकते हैं। तो ये तो सरल रेखीय विधि तो बहुत आसान तरीका है। एक फीता ले सकते हैं, हम स्केल ले सकते हैं, उसकी सहायता से पौधे की लंबाई को माप लो, फिर 2 दिन बाद में फिर उसकी लंबाई को मापो और देखो कि कितनी बढ़ोतरी हुई है 2 दिन में। तो ये सरल रेखीय विधि कहलाती है। अब दूसरा आता है आपका चाप वृद्धि मापी दर। कैसे मापेंगे? अब हमारी जो दूसरी विधि है वो है चाप वृद्धि मापी दर। देखिए इधर क्या होता है, ये जो बेटा चाप वृद्धि मापी होता है, इसमें एक स्केल होती है। ये आपकी स्केल है जिसमें हम होते हैं, ये आपकी स्केल है। एक स्टैंड होता है, ये आपका हो गया स्टैंड। इस स्टैंड से एक संसूचक लगा रहता है इसको, और संसूचक से यहाँ पर एक पूरी जोन रहती है, ये आपकी हुई पूरी। ये आपका हो गया संसूचक।
जब ये पुली घूमती है तो ये जो संसूचक है वो स्क्रीन पर चलता है और इससे वृद्धि का पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंक लिखे रहते हैं, उससे पता चल जाता है कितनी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। अब ये पुली कैसे घूमेगी, ये गमला है, इसमें हमने एक पादप ले लिया, ये पादप का तना बना हुआ है। एक डोरी लेते हैं, धागा लेते हैं और धागे से इसके तने को बांध देते हैं ऐसे, और धागे को ऐसे पुली के ऊपर होते हुए और इधर अगले छोर पर, धागे के अगले छोर पर कुछ भार लटका देते हैं, वजन, कुछ वजन लटका देते हैं इसमें, हल्का सा भार यहाँ पर लटका देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे तने की लंबाई बढ़ेगी तो तना लंबा होगा तो तने की लंबाई बढ़ेगी तो ये भार नीचे आएगा। ये तना जब जैसे लंबा होगा तो ऊपर जाएगा, तो धागा ऊपर जाएगा तो ये भार नीचे आएगा, और जब ये भार नीचे आएगा तो ये पुली क्या करेगी, घूर्णन करेगी, और पुली घूर्णन करेगी तो संसूचक जो है वो स्क्रीन पर चलेगा और इससे वृद्धि का क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। बहुत ये जो संरचना है पूरी, ये आपकी वृद्धि चाप मापी है, इसको वृद्धि चाप मापी बोलते हैं, जिसके द्वारा वृद्धि का मापन किया जाता है। यहाँ पर ये तने से बांधे इस धागे को, तने की लंबाई बढ़ेगी, भार नीचे आएगा, इसको पुली के ऊपर ऊपर के डालते हैं इस डोरी को, डोरी हो गई यहाँ पर, डोरी मान लो या कोई धागा है, और जब तने की लंबाई बढ़ती है तो भार नीचे आता है, अब धागा इसके ऊपर होकर है, पुली के ऊपर होकर के, तो पुली घूर्णन करने लगती है, पुली घूर्णन करेगी तो जो संसूचक है वो स्क्रीन पर चलने लगता है और वृद्धि का मापन होने लगता है। तो इस प्रकार से जो वृद्धि मापन की जो विधियां हैं वो तो है एक सरल रेखीय विधि और दूसरी चाप वृद्धि मापी द्वारा, दोनों वृद्धियों के द्वारा वृद्धि का मापन किया जाता है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ वृद्धि मापन की जो विधियां हैं। कल हम वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और इससे संबंधित बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे।